हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी UEE सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 इल्यूमिनेशन एंड चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिकल कूलिंग एंड चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग एंड चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से बनने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के विषय में डिस्कस करेंगे, जो कि BTUP बोर्ड के होने वाले एग्जाम में आने के लिए संपूर्ण संभव है। ओके, तो आइए यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 इल्यूमिनेशन एंड चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिकल कूलिंग एंड चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग एंड चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से बनने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से यानी इल्यूमिनेशन से बनने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के विषय में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 तक पहुंचेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन से बनने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे। ओके, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है प्रदीपन तीव्रता तथा प्रदीपन परिमाप का मात्रक है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है प्रदीपन तीव्रता तथा प्रदीपन परिमाप का मात्रक है। मतलब जो प्रदीपन होता है, इल्यूमिनेशन होता है प्रदीपन, और प्रदीपन तीव्रता तथा प्रदीपन परिमाप का मात्रक है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कैंडल, और ऑप्शन बी है स्टेरेडियन, और ऑप्शन सी है लूमेन वर्ग मीटर, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी स्टेरेडियन। ओके, प्रदीपन तीव्रता तथा प्रदीपन परिमाप का मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्लियर, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी स्टेरेडियन। क्लियर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है इल्यूमिनेशन का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है इल्यूमिनेशन का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कैंडल, और ऑप्शन बी है स्टेरेडियन, और ऑप्शन सी है लूमेन वर्ग मीटर, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी स्टेरेडियन। ओके, इल्यूमिनेशन का MKS पद्धति में यानी MKS सिस्टम में स्टेरेडियन मात्रक होता है। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी स्टेरेडियन। क्लियर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा ठोस कोण का मात्रक है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है ठोस कोण का मात्रक है। मतलब जो ठोस कोण होता है सॉलिड एंगल का मात्रक है क्या है। तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन ए है कैंडल, और ऑप्शन बी है स्टेरेडियन, और ऑप्शन सी है लूमेन वर्ग मीटर, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी स्टेरेडियन। ओके, ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल का मात्रक जो होता है वह स्टेरेडियन होता है। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी स्टेरेडियन। क्लियर, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि ज्योति तीव्रता जो होता है उसका मात्रक है। तो यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कैंडल, और ऑप्शन बी है स्टेरेडियन, और ऑप्शन सी है लूमेन वर्ग मीटर, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए कैंडल। ओके, जो ज्योति तीव्रता होता है उसका मात्रक कैंडल होता है। क्लियर, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए कैंडल। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडल होता है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा कैंडल का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा कि कैंडल का मात्रक होता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लूमेन डेंसिटी, और ऑप्शन बी है स्टेरेडियन, और ऑप्शन सी है लूमेन वर्ग मीटर, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए लूमेन डेंसिटी। ओके, कैंडल का मात्रक लूमेन डेंसिटी होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए लूमेन डेंसिटी। ओके, लूमेन डेंसिटी कैंडल का मात्रक होता है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एक लूमेन बराबर 0.0016 वाट होता है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एक लूमेन बराबर 0.0016 वाट होता है। ओके, यानी एक लूमेन बराबर यदि
परीक्षा में आ जाए, एग्जाम में आ जाए कि 1 लुमेन बराबर कितना होता है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा 16 वाट, तो उसको आप लोग सही कर दीजिएगा। ओके, यानी 1 लुमेन बराबर 16 वाट होता है। क्लियर। और प्रश्न नंबर 7 कह रहा है 1 वाट बराबर कितना होता है, तो 1 वाट बराबर 625 लुमेन होता है। मतलब 1 लुमेन बराबर 16 वाट होता है और 1 वाट बराबर 625 लुमेन होता है। ओके। और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 1 कैंडल पावर बराबर कितना होता है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 1 कैंडल पावर बराबर कितना होता है, तो 1 कैंडल पावर बराबर 201 वाट होता है। मतलब 1 लुमेन बराबर 16 वाट होता है और 1 वाट बराबर 625 लुमेन होता है और 1 कैंडल पावर बराबर 201 वाट होता है। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये इस पे मौजूद है। क्लियर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है प्रदीपन का पहला नियम है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है प्रदीपन का पहला नियम है, तो प्रदीपन का जो पहला नियम होता है E प्रोपोर्शनल टू I होता है। ओके। और प्रदीपन का सेकंड नियम, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रदीपन का सेकंड नियम, दूसरा नियम है क्या होता है, तो प्रदीपन का जो दूसरा नियम होता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रदीपन का तीसरा नियम जो होता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r² cos थीटा होता है। क्लियर। प्रदीपन का फर्स्ट नियम E प्रोपोर्शनल टू I होता है और प्रदीपन का सेकंड नियम E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है और प्रदीपन का जो थर्ड नियम होता है E प्रोपोर्शनल टू 1/r² cos थीटा होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के लिए संपूर्ण संभव है। तो इन सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा उद्दीपन बल्ब का खोज किसने किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि उद्दीपन बल्ब का खोज किसने किया था। तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एडिसन 1879 ईस्वी में, और ऑप्शन बी है रदरफोर्ड 1870 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है चैडविक 1950 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, एडिसन 1879 ईस्वी में उद्दीपन बल्ब का खोज किए थे। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, एडिसन 1879 ईस्वी में। क्लियर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा सबसे पहले किस बल्ब की खोज आविष्कार किया गया था। प्रश्न नंबर 15 कह रहा सबसे पहले किस बल्ब का आविष्कार किया गया था। मतलब ऐसा कौन सा बल्ब है जिसका आविष्कार सबसे पहले किया गया था, अन्य बल्बों की अपेक्षा सबसे पहले उसकी आविष्कार किया गया था। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कार्बन फिलामेंट, और ऑप्शन बी है टंगस्टन फिलामेंट, और ऑप्शन सी है सोडियम वेपर लैंप, और ऑप्शन डी है डिस्चार्ज लैंप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बन फिलामेंट लैंप। ओके, सबसे पहले कार्बन फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया गया था। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बन फिलामेंट लैंप। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कार्बन का गलनांक कितना होता है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि कार्बन का गलनांक कितना होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, कार्बन का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 3500 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी है 3800 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन सी है 3400 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 2500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 3400 डिग्री सेल्सियस। ओके, कार्बन का गलनांक यानी कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 3400 डिग्री सेल्सियस। 17 कह रहा है टंगस्टन फिलामेंट का वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि टंगस्टन फिलामेंट का वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है। तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 3500 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन बी है 2500 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन सी है 3400 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 2500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 2500 डिग्री सेल्सियस। ओके, टंगस्टन फिलामेंट का वर्किंग टेम्परेचर जो होता है वो 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 2500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन फिलामेंट का वर्किंग टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर
18, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। ओके, तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 3370 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन बी है 2500 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन सी है 3400 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 2500 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए 3370 डिग्री सेल्सियस। ओके, टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए 3370 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 कह रहा कार्बन का वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि कार्बन जो होता है उसका वर्किंग टेम्परेचर, कार्यकारी तापमान कितना होता है। तो यदि आपको इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 3370 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन बी है 2500 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन सी है 1800 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 1500 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी 1800 डिग्री सेल्सियस। ओके, कार्बन का वर्किंग टेम्परेचर यानी कार्यकारी तापमान जो होता है वह 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी 1800 डिग्री सेल्सियस। ओके, कार्बन का वर्किंग टेम्परेचर यानी कार्यकारी तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है सिनेमा प्रोजेक्टर में कौन सा लैंप का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि जो सिनेमा प्रोजेक्टर होता है उसमें हम लोग कौन से लैंप का प्रयोग करते हैं, यानी यूज करते हैं। तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कार्बन फिलामेंट लैंप, और ऑप्शन बी है टंगस्टन लैंप, और ऑप्शन सी है सोडियम वेपर लैंप, और ऑप्शन डी है डिस्चार्ज लैंप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए कार्बन फिलामेंट लैंप। ओके, सिनेमा प्रोजेक्टर में कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग यानी यूज किया जाता है। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन फिलामेंट लैंप। क्लियर। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिकल हीटिंग। ओके, अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिकल हीटिंग से बनने वाले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे। ओके, तो देखिए प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है 3000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप उत्पन्न करने के लिए किस एलिमेंट की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है 3000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप यानी हीट उत्पन्न करने के लिए, जनरेट करने के लिए किस एलिमेंट की आवश्यकता होती है। मतलब 3000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप यानी हीट उत्पन्न करने के लिए किस एलिमेंट का उपयोग यानी यूज किया जाता है। तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्लेटिनम, और ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, और ऑप्शन सी है नाइक्रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ग्रेफाइट। ओके, 3000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप उत्पन्न करने के लिए यानी हीट जनरेट करने के लिए हम लोग ग्रेफाइट एलिमेंट का उपयोग करते हैं यानी यूज करते हैं। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ग्रेफाइट। क्लियर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप उत्पन्न करने के लिए यानी जनरेट करने के लिए किस एलिमेंट की आवश्यकता होती है। मतलब 2000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप को उत्पन्न करने के लिए यानी जनरेट करने के लिए किसका उपयोग यानी यूज किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्लेटिनम, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, और ऑप्शन सी है नाइक्रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए प्लेटिनम। ओके, 2000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप को उत्पन्न करने के लिए यानी हीट को जनरेट करने के लिए हम लोग प्लेटिनम का उपयोग करते हैं, प्लेटिनम का यूज करते हैं। क्लियर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए प्लेटिनम। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है 1000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप उत्पन्न करने के लिए किस एलिमेंट की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक ताप यानी हीट को उत्पन्न करने के लिए किस एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्लेटिनम, और ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, और ऑप्शन सी है नाइक्रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
सी नाइक्रोम। ओके, 1000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप यानी हीट उत्पन्न करने के लिए, जनरेट करने के लिए हम लोग नाइक्रोम एलिमेंट की आवश्यकता होती है, नाइक्रोम एलिमेंट को उपयोग करते हैं यानी यूज करते हैं। ओके, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नाइक्रोम। क्लियर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है वैद्युत तापन कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि वैद्युत तापन कितने प्रकार के होते हैं यानी इलेक्ट्रिक हीटिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है 8 प्रकार के, और ऑप्शन बी है 10 प्रकार के, और ऑप्शन सी है 7 प्रकार के, और ऑप्शन डी है 5 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी 7 प्रकार के। ओके, इलेक्ट्रिक जो हीटिंग होती है वह टोटल 7 प्रकार की होती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी 7 प्रकार की यानी 7 टाइप से। ओके, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि घरेलू मतलब रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में कौन सी मोटर का उपयोग यानी यूज किया जाता है। तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड यूजफुल इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका जो आंसर ये है कि जो घरेलू फ्रिज होती है रेफ्रिजरेटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है यानी यूज किया जाता है। ओके, और प्रश्न नंबर 25 कह रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर मतलब घरेलू सा बल्ब का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा बल्ब का प्रयोग किया जाता है। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ओके, मतलब जो घरेलू फ्रिज होता है उसमें कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, और जो घरेलू फ्रिज होता है उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि प्लास्टिक बिल्डिंग का एग्जाम्पल होता है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि प्लास्टिक बिल्डिंग का एग्जाम्पल होता है। तो प्लास्टिक बिल्डिंग का जो एग्जाम्पल होता है रेजिस्टेंस बिल्डिंग, यानी रेजिस्टेंस बिल्डिंग को हम लोग प्लास्टिक बिल्डिंग भी कहते हैं। ओके, तो इसलिए प्लास्टिक बिल्डिंग का एग्जाम्पल रेजिस्टेंस बिल्डिंग होती है। क्लियर। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि एग्जाम में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आएंगे और बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रहे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल तैयार रखिए। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है बट बिल्डिंग का आवश्यक वोल्टेज है। तो जो आवश्यक वोल्टेज होता है बट बिल्डिंग के लिए 2 से लेकर 8 वोल्ट होता है। ओके, मतलब बट बिल्डिंग के लिए आवश्यक वोल्टता 2 से लेकर 8 वोल्ट तक होती है। क्लियर। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी होती है। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी होती है। तो सुपर फास्ट ट्रेन की जो स्पीड होती है वह 100 kmph होता है, मतलब किलोमीटर पर हावर्स होता है। क्लियर। और प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि लिफ्ट में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है लिफ्ट में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो हम लोग लिफ्ट में जाते हैं लिफ्ट से तो उसमें कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। 1 फ्लोर से और 5 फ्लोर या 6 फ्लोर या 7 फ्लोर तक आराम से जाने के लिए, मतलब लिफ्ट से जाने के लिए कि उसमें कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो लिफ्ट में इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, और प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि रोलिंग मिल में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि रोलिंग मिल में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो रोलिंग मिल में डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी होती है 100 kmph होती है, किलोमीटर पर हावर्स होती है। लिफ्ट में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है, इंडक्शन मोटर। और रोलिंग मिल में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, डीसी मोटर। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल तैयार रखिए, एकदम बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। क्लियर। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 कह रहा है ट्रामवे में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ट्रामवे होता है उसमें किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपको इस इंटरेस्टेड यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका ऑप्शन है
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और ऑप्शन बी है डीसी सीरीज मोटर और ऑप्शन सी है सिंक्रोनस मोटर और ऑप्शन डी है यूनिवर्सल मोटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी डीसी सीरीज मोटर। ओके, ट्रामवे में डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी डीसी सीरीज मोटर। क्लियर। ये क्वेश्चन जो हैं ये सब क्वेश्चन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है ट्रैक्शन सिस्टम में सबसे ज़्यादा किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है ट्रैक्शन सिस्टम में सबसे ज़्यादा किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, डीसी सीरीज मोटर और ऑप्शन सी है सिंक्रोनस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी डीसी सीरीज मोटर। ओके, ट्रैक्शन सिस्टम में सबसे ज़्यादा डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी डीसी सीरीज मोटर। क्लियर। उम्मीद नहीं, आशा नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के सभी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको वेरी यूजफुल, इंटरेस्टेड और वेरी इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसके माध्यम से सबसे पहले वीडियो को आप देख सकें और वेरी ब्रिलियंट स्टडी का नॉलेज आप प्राप्त कर सकें, गेन कर सकें। ओके, तो हम मिलते हैं आपसे फिर किसी आने वाली नई इंटरेस्टेड, यूजफुल और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।